नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन 2-3 दिनों में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। कारण आजकल कोरोना की वजह से जो भी आफत आई हुई है, इसमें ऐसे में मन थोड़ा दुखित है, व्यथित है। अपने इष्ट मित्रों को, अपने संबंधियों के बारे में सुनकर, खबर सुनकर मन दुखी होता है। हमारे कितने बैंकर साथियों के साथ घटना घट रही है, जो सर्विंग हैं और जो रिटायर्ड हैं। ऐसे में मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर नहीं हूँ जो मैं सनसनीखेज वीडियो बना सकूँ। फ्रेंड्स, फिर भी अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो शेयर कर रहा हूँ। आजकल आरआरबी का जब पे रिवीजन हुआ 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बारे में 1 अप्रैल को खबर आई, तो एक अच्छी घटना थी। लेकिन उसके बाद जहाँ एरियर पेमेंट के बारे में जो कंडीशन लगाया गया, उससे बैंक के एम्प्लॉय में यानी आरआरबी के एम्प्लॉय में रोष है। फिर उसके बाद 20 अप्रैल को एक रिवीजन आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि उनका एरियर का पेमेंट CRAR से जोड़ दिया गया, यानी कि 31 मार्च 21 को जिसका CRAR 9% से ऊपर होगा उनका बोर्ड अलग डिसीजन लेगा, जिनका 9% से कम होगा उनका बोर्ड अलग डिसीजन लेगा। बैंक एम्प्लॉइज़ का भी कहना सच है कि ये NIT और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का अवहेलना है। NIT और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन और आरआरबी बैंकिंग एक्ट ने साफ साफ कहा है कि सैलरी वेज रिवीजन का कंडीशनल यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक या स्टेटस ऑफ RBI यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन से लिंक होने का कोई संबंध नहीं है। यानी कि अगर सारे बैंकों ने जब प्रोविजन कर दिया है ग्रामीण बैंक ने, तो और अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आने के बाद इसमें किसी प्रकार का डिले नहीं होना चाहिए। परंतु DFS द्वारा पुनः एक कंडीशन लगाए जाने से हमारे एम्प्लॉय साथियों में रोष है। इसके लिए उनके यूनियन की तरफ से फिर से रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और उसमें एक बात साफ साफ कही जा रही है कि जब आरआरबी का स्टेक होल्डर मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 35% स्पॉन्सरिंग बैंक के पास है, यानी 85% का स्टेक जब उनके पास है, तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी कम हो रही है तो इसमें दोष किसका है? क्या एम्प्लॉइज़ का दोष? बल्कि ऐसे कंडीशन लगाने के बाद ये डिस्पैरिटी एमंग द स्पॉन्सरिंग बैंक और ग्रामीण बैंक और साथ में समस्त स्पॉन्सर ग्रामीण बैंक के अंदर भी डिस्पैरिटी क्रिएट होगा। यानी जिसका 9% से ऊपर होगा उनको पेमेंट हो जाएगा, जिनका 9% से नीचे रहेगा उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से DFS से गुजारिश है कि इस तरह के कंडीशन जो 3 साल बाद 3.5 साल बाद एग्रीमेंट होने के बाद कंडीशन लगाना उचित नहीं है। जबकि आज के बैंकर साथी चाहे आरआरबी के हो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक के हों, सारे एम्प्लॉइज़ इस कोरोना काल में इतने क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मानसिक आर्थिक रूप से वो तंग आ चुके हैं और फिजिकली वो परेशान हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को सीधा सीधा डिसीजन लेना चाहिए कि इन्हें तुरंत एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। इसी बीच में एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं कि इंडियन बैंक ने अपने सारे एम्प्लॉइज़ को इंटरेस्ट फ्री सैलरी एडवांस देने के लिए डिक्लेयर किया गया है। इंडियन बैंक के परिपत्र में 22 साल के परिपत्र द्वारा जारी किया गया है। उसमें उन्होंने इस कोविड को देखते हुए कोविड के से निपटने के लिए अथवा आप कह सकते हैं कि उसके लिए कुछ केयर के लिए जो भी अर्जेंट डोमेस्टिक नीड्स हो उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 1 महीने का इंटरेस्ट फ्री सैलरी एडवांस देने के लिए डिक्लेयर किया है। इसमें सारे ऑल स्टाफ मेंबर्स इंक्लूड होंगे, एक्सेप्ट जो कोई अगर स्टाफ ऑन स्पेशल लीव विदाउट पे है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, सब्सटाइकल लीव, अनऑथराइज लीव है, जो उन्हीं को मना किया गया है, यानी सबको दिया जाएगा। ऑफिसर्स को 1 मंथ बेसिक प्लस DA प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे प्लस फिक्स्ड परमानेंट पे, और अवार्ड स्टाफ को 1 मंथ बेसिक पे, DA और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे प्लस फिक्स्ड परमानेंट। इसका मेन खासियत क्या है कि कोई होम टेक का कंडीशन नहीं लगा हुआ है, इंटरेस्ट निल है
और रिपेमेंट 10 मंथ में, जिस तरह से हम पहले फेस्टिवल एडवांस लेते थे उसी तरह से इस एडवांस की घोषणा की गई है। हमारे जिन साथियों को इसकी आवश्यकता हो वो ऑनलाइन इनके पोर्टल से, जो HRMS का पोर्टल है उसके थ्रू अप्लाई करके इसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद बीच में कुछ खबरें ऐसी आ रही थी जो बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और उसमें कुछ ऐसी सी बातें आती हैं जिसको सुनकर लगता है कि ये कहाँ से आ रही हैं। जैसे कि बीच में आया था कि लोकसभा एक मीटिंग करके कुछ बैंकों को कॉल कर रही है, उसके लिए मर्जर संबंधी बात होगी, यानी कि कुछ बैंकों का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में होने वाला है। दैट वाज द फेक न्यूज। एक्चुअली वो लोकसभा की समितियों की मीटिंग होती है जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए बुलाया जाता था, ना कि ये डिसाइड करने के लिए कि बैंकों का मर्जर किया जाएगा। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस समय जो कोविड की पोजीशन है उसके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन में निश्चित रूप से डिले होगा। हाँ, गवर्नमेंट डी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बैंक प्राइवेटाइजेशन जरूर करेगी, क्योंकि उनको पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन वो सोच समझ के करेगी। उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमी रिवाइवल के लिए, आजीविका के लिए लोगों को अभी काम कर रही है। ऐसे में प्राइवेटाइजेशन का होना, तुरंत होना निश्चित रूप से डिले होगा। लेकिन जो भी डिसीजन ले जाएंगे उसके लिए प्राइवेटाइजेशन भी फॉलोइंग क्राइटेरिया में बेस होगा, जिसमें ये पर अर्निंग शेयरिंग रेशियो, मार्केट कैप और PB रेशियो और CAR देखा जाएगा। इसमें देखिए, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का PE रेशियो 30.1 है, जबकि मार्केट कैप 13,710 करोड़ है और PB रेशियो 1.4 है। वहीं पे इंडियन ओवरसीज बैंक का PE रेशियो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो 42.2 है, मार्केट कैप 26,381 है और PB रेशियो 1.6 है। जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का PE रेशियो -7.7 है और मार्केट कैप 9,577 है और PB रेशियो 0.4 है। बैंक ऑफ इंडिया -14.3 PE रेशियो है और मार्केट कैप 22,845 एंड 0.6% PB रेशियो है, जबकि कैपिटल कैसी रेशियो 12.80 है। पंजाब एंड सिंह का -0.4 में है और मार्केट कैप केवल 1132 करोड़ है और PB रेशियो 0.2 है और CAR 13.40 है। इसी तरह से आप यूको बैंक 104.6 PE रेशियो, मार्केट कैप 10,860 करोड़ और PB रेशियो 0.6 एंड CAR 11.80 है। आप इस हिसाब से देखें तो जो भी इन्वेस्टर, प्राइवेट प्लेयर जिसके लिए बिड हम कॉल करेंगे, उस बिडर को हम इस आधार पे उनका मेन होगा कि किसी बैंक का PE रेशियो कितना अच्छा है, मार्केट कैप कैसा है और एम्प्लॉइज़ का बर्डन कैसा है। अभी ये एक बात और नॉलेज में आया था कि जो प्राइवेट्स प्लेयर हैं वो ये भी देख रहे हैं कि अगर हमें उन एम्प्लॉइज़ का जो रिटायरमेंट बेनिफिट है उसको, यानी कि पेंशन का लोड कितने पर आएगा। यानी कि प्राइवेटाइजेशन करते समय प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सारे देखने के बाद कोई भी प्राइवेट प्लेयर आपको खरीदार आएगा। और वो भी देख रहा है कि अगर उनमें पेंशन का लोड कितना पड़ना है। अगर ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे तो पेंशन का लोड भी ज़्यादा होगा और उनके लायबिलिटी ज़्यादा होंगे। ऐसे में ये सारा डिसीजन लेने के लिए अभी वक्त लगेगा और ये काम नीति आयोग के ऊपर छोड़ दिया गया है, न किसी लोकसभा पे। नीति आयोग इसको डिसाइड करेगी, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी इसको अप्रूव करेंगे जो एक कमेटी द्वारा, फिर अल्टीमेटली वो PMO के बैठक होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये डिसीजन लेने की संभावना होगी। लेकिन ये सब अभी डिले है, इसलिए आप इस चक्कर में अभी ना पड़िए। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए और किसी भ्रामक सूचना से बचिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आज पर इतना ही। स्वस्थ रहिए, एंजॉय करिए। और चलते चलते एक न्यूज़ लास्ट में ट्विटर द्वारा, एक्सिस बैंक, एक कहावत है आपदा में अवसर, और एक्सिस बैंक ने इसका नज़रिया ढूंढ लिया है और एक्सिस बैंक ने इस समय अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। यानी कि मिनिमम बैलेंस 15,000 रुपीज़ और डिफरेंट्स अकाउंट्स में जो उनके हैं उनमें 25,000 रुपीज़ मिनिमम होंगे। SMS के चार्ज बढ़ा दिए गए हैं और आपके सेविंग विड्रॉल के फॉर्मेट पे जो भी लेवी लगना है वो बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि इस
मौके पे भी एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के जेब पे भार देना उचित समझा है, यानी कि लोगों का लोड बढ़ाने के लिए एक्सिस बैंक तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।